अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम एक बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसकी ज्यादा डिटेल्स में जाएं तो इसमें बहुत कुछ नई चीजें हैं जो सीखने के लायक हैं। तो अगर आप एस्पायरेंट हैं बायोलॉजी के, बॉटनी के या जोलॉजी के, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने जा रहा है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पर लेक्चर्स तैयार करते हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो आप लोग ये सारी चीजें ध्यान से देखा करें, इनको सुना करें, इसके लिए फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ा करें। जिस तरह के ये इंडियन ऑथर हैं सत्यानारायण और एक और ऑथर हैं डॉक्टर चक्रपानी, तो उनकी ये बुक से ये डाटा लिया गया है, वहां से ये हम लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी डिटेल्स दी गई हैं। तो आप उनकी बुक्स भी पढ़ें। तो आप जितना पढ़ेंगे, आप जितने लेक्चर सुनेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। फिर हमारी एक अपनी कोशिश होती है आप लोगों को ये चीजें सिखाने की। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बॉटनी, बायोलॉजी, जोलॉजी, नर्सिंग में जितनी जॉब्स आती हैं उनके न्यू सेशंस स्टार्ट किए जाते हैं हर मंथ, ताकि जो पर्सन्स भी तैयारी करना चाहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वो तैयारी कर सकें। तो आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब आप लफ्ज कार्बोहाइड्रेट्स सुनते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आता है शुगर्स। तो सारी कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स नहीं होती, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन है जिनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज को बनाएं तो आपने ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाला देखा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। आप इसकी 6 कार्बन बनाते हैं, फिर इसको एल्डो बनाने के लिए आप इसके एंड पर कार्बोनाइल ग्रुप लगाते हैं, तो ये एल्डो शुगर बन जाती है। और फिर ये है आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी दिखाने के लिए आप इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाते हैं। राइट कौन सी लगानी है, लेफ्ट कौन सी लगानी है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली चीजें हैं, तब डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपके लिए ये बना रहा हूं एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एक एल्डिहाइड है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। हम एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बना लेते हैं कि कीटोन में ये होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेंज होती हैं। तो 3 4 5 और 6, ये भी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है उसी की तरह, लेकिन उसके कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो टर्मिनल है, एंड पर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, जबकि इसका कार्बोनाइल ग्रुप एंड पर नहीं है बल्कि सेकंड पोजीशन पर है, एंड से पहले है, टर्मिनल से पहले है। तो ये आपके पास ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी बनने जा रहा है। हम इसे सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिलहाल एक ही तरफ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर ये ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप तोड़ें तो इनके अंदर से आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स निकल सकते हैं। तो ये होगी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्लासिफाई करते हो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, जो छोटे कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स बन सकें, वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स बन सकें। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए एनर्जी का सोर्स भी है और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी इन्हीं से बनते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को ही लेकर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। नेचर में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। अब आप लोगों ने पढ़ा होता है राइबोलोज इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। आप बातों में फर्क रखिएगा, राइबोलोज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, लेकिन यहां पर बात हो रही है मोस्ट अबंडेंट ओवरऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, राइबोलोज से भी ज्यादा। तो प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
प्राइमरीली का मतलब यह है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन आप आगे चल के ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें आपको सल्फर भी मिलेगा और समटाइम नाइट्रोजन भी मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को लिटरल मीनिंग में हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स या फिर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला है CxH2OY। अब यहां पर हम X लिख सकते थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये बराबर होती है कि जितनी कार्बन होगी हाइड्रोजन ऑलमोस्ट उनसे डबल होंगी और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कार्बन के बराबर होगी। कभी कभार एक आध कम ज्यादा भी हो सकती है, तो इनका हम एम्पेरिकल फार्मूला यूं लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो आपके पास शुगर है या सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पास 3 कार्बन होती हैं। तो 2 कार्बन वाली कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, 1 कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आपने डिफाइन कर लिया, इसके लिए जो दूसरे नाम है वो यूज कर लिए। इनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है ये आपने लिखकर देख लिया, और ये देख लिया कि सबसे छोटी जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है उसके पास कितनी कार्बन्स होती हैं। कहते हैं कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनमें 2 कार्बन्स होंगे, लाइक एसिटिक एसिड है C2H4O2 और लैक्टिक एसिड है C3H6O3, जो इसी फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, जिनको आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कह सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो जो मशहूर तरीन कार्बोहाइड्रेट्स आपने सुने हुए हैं, तो उनमें आपके पास एक तो ग्लूकोज है C6H12O6, तो वो आपको रूटीन में पता है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो इस फार्मूले से थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन बराबर नहीं है, कोई एक आध का फर्क निकल आएगा, तो वो है रेमनो हेक्सोज जो C6H12O5 है, इसी तरह डीऑक्सीराइबोज जो C5H10O4 है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को अगेन डिफाइन करते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, या फिर ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको अगर आप तोड़ें, जिनकी आप हाइड्रोलाइसिस करें तो उनके अंदर से आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स मिल सके। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो शुगर हम सिर्फ उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे जो जायके में मीठी हो, जो जायके में मीठी नहीं होगी उनको आप शुगर्स नहीं कहेंगे। लाइक सेलुलोज जो है वो जायके में मीठी नहीं होती, तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट तो कहेंगे लेकिन उनको आप शुगर नहीं कहेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का। फंक्शंस की बात करें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात आपके लिए एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हर एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है पर ग्राम। तो किलो कैलोरीज को आप KCAL से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल C से, और कैपिटल C से जब आप कैलोरी लिखेंगे तो उसका ऑलरेडी मतलब किलो कैलोरी ही होता है। तो 4 कैल पर ग्राम ये आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रीकर्सर हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लाइक फैट्स और अमीनो एसिड्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी भी देते हैं और प्रीकर्सर के तौर पर भी काम करते हैं। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स अगर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लेवल पर चले जाएं, यानी कि कंजुगेट कंपाउंड्स बना लें, तो आपकी फिर सेल मेम्ब्रेन भी इन्हीं से बनती है और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस में भी ये रोल प्ले करते हैं, लाइक सेल की ग्रोथ, सेल की एडहेशन, फर्टिलाइजेशन लाइक प्रोसेसेस। फिर ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में सेलुलोज है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में काइटन है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी काइटन है। हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन। फिर कार्बोहाइड्रेट्स एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल भी काम करते हैं, लाइक ग्लाइकोजन जो है ये एनर्जी का मॉलिक्यूल है बड़ा, जिसके अंदर काफी सारे ग्लूकोजेस स्टोर हैं। इसी तरह स्टार्च भी एक स्टोरेज कंपाउंड है। इसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सैकराइड। तो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होगा तो मोनोसैकराइड कहेंगे, 2 होंगे तो डाइसैकराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकराइड। हमने यहां पर जो फार्मूला रखा है वो ये है कि अगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होगा तो मोनोसैकराइड, 2 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा 10 मोनोसैकराइड्स अगर आपस में मिल रहे हैं तो मिलकर बनाएंगे ओलिगोसैकराइड। तो 2 मोनोसैकराइड से बनने वाला ओलिगोसैकराइड कहलाएगा डाइसैकराइड, 3 से बनने वाला ट्राइसैकराइड, 4 से बनने वाला टेट्रासैकराइड। इसी तरह अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स आपस में मिले, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े और जुड़कर बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, तो उन्हें हम पॉलीसैकराइड्स का नाम
देते हैं। तो ये हमारे पास तरीकेकार होता है इनकी क्लासिफिकेशन का। तो ये हमारे पास एक जनरल क्लासिफिकेशन थी। अब उससे अगला लेवल है जहां पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आप क्लासिफाई कर लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स को, तो उसके बाद आप मोनोसैकेराइड्स की कार्बन गिनना शुरू करते हो। 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड, क्योंकि सबसे छोटे जो शुगर है वो 3 कार्बन वाली है। 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 वाले। लेकिन अब आप इनके लिए वर्ड मोनोसैकेराइड से अगला नहीं यूज करोगे, यानी कि ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा सैकेराइड नहीं कहोगे, क्योंकि अब आप कार्बन बेस्ड हो। अब मॉलिक्यूल शुगर का एक ही है, लेकिन उसके अंदर कार्बन की तादाद आप देख रहे हो, तो अब आप वर्ड यूज करोगे ट्राइओसिस फॉर 3 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, टेट्रोसिस फॉर 4 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, पेंटोसिस फॉर 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, हेक्सोसिस फॉर 6 कार्बन एंड हेप्टोसिस फॉर 7 कार्बन मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल्स की बात करें तो एल्डो में हमारे पास ट्राइओस की एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड, और कीटो में एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह 4 कार्बन कंपाउंड्स की बात करें टेट्रोसिस की, तो एल्डो में एग्जांपल है एरिथ्रोस और कीटो में एग्जांपल है एरिथ्रोलोस। इसी तरह 5 कार्बन में राइबोस और यहाँ पे राइबोलोस। एल्डो में 6 कार्बन ग्लूकोज, कीटो में 6 कार्बन फ्रक्टोज। एल्डो में 7 कार्बन ग्लूकोहेप्टोज और कीटो में सीडोहेप्टोलोस। यहां पर आपको सीडोहेप्टोज लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये आपके पास है मोनोसैकेराइड्स। अब ये जो आपके पास है मोनो और ओलिगोसैकेराइड, ये जायके में मीठी हो सकती हैं, यानी कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, जायके में मीठी है। सुक्रोज जिसे आप चीनी कहते हैं, वो जायके में मीठी है और वो एक ओलिगोसैकेराइड है। तो ये स्वीट इन टेस्ट है, दे आर क्रिस्टलाइन इन कैरेक्टर, कैरेक्टर वाइज ये क्रिस्टलाइन है, इनके क्रिस्टल्स बनते हैं पानी में, ये इजीली सॉल्युबल है, इनको हम शुगर्स कहते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ओफन हम इनको सिंपल शुगर्स कहते हैं। फार्मूला CnH2ON है, हर जितनी कार्बन उतनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डबल होंगी। इनकी अब 2 टाइप्स हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप की बेस पर, एल्डो या कीटो। एल्डो और कीटो का फर्क मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एल्डो में क्या होता है। एल्डो में आपके पास जो टर्मिनल कार्बन होती है वो एल्डो होती है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। मैं 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर बनाकर देखता हूं। ये 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर है, क्योंकि इसके टर्मिनल्स पे अगेन बनाते हैं। ये आपके पास 3 कार्बन वाली एक शुगर है। इसी तरह ये नीचे हम 3 कार्बन वाली एक और शुगर बना लेते हैं। इसके पास एल्डो ग्रुप एंड पर है, इसके पास एल्डो ग्रुप एंड से पहले है, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सॉरी एल्डो नहीं कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल है, इसका कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल से पहले है, और बाकी इसके कार्बन की जो वैलेंसी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसके पास हाइड्रोजन होती है, तो वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी बनाना जरूरी होता है। तो ये इस तरीके से हम बना देते हैं OH, और अपनी आसानी के लिए इसके साथ H2 इकट्ठा लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो जरा इकट्ठा लिख देते हैं। तो ये आपके पास 3 कार्बन वाली एल्डो शुगर है, ये 3 कार्बन वाली कीटो शुगर। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो एल्डोज में क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि एल्डो ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, वो एंड पर है, और यहां पर क्या है कीटो में वो एंड से जरा पहले है। अब फर्दर अगर बात करें तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड ट्राइओस, 4 वाला टेट्रोस, 5 वाला पेंटोस, 6 वाला हेक्सोस और 7 वाला हेप्टोस। ये कार्बन हम गिन रहे हैं और गिन रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के अंदर। अगर हम कहते हैं कि 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए तो उसे हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं, लेकिन यहां पर एक मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 3 कार्बन है। अच्छा, अब इसके आगे इनके नाम है। अगर एल्डो शुगर होगी तो एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस। ये शुगर्स के नाम नहीं है, ये उनकी टाइप्स है। एल्डो ट्राइओस अभी आपने कौन सी पढ़ी है? एल्डो ट्राइओस आपने पढ़ी है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड नाम है। एल्डो टेट्रोस आपने पढ़ी है एरिथ्रोस, एरिथ्रोस नाम है। तो इस तरीके से आप इनके नाम और इनकी टाइप्स देखते जाते हैं। इसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड है, आप इसको याद कर लें। ओलिगो वर्ड कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब फ्यू होगा। तो ओलिगो फ्यू है, अगर कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाए तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स का नाम देते हैं। या फिर आप कहते हैं
कि ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल जिसकी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करें तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकेराइड उनमें से निकले तो उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और इनकी फर्दर सब डिवीजन होती है डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, इस तरीके से। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब है मैनी और मैनी का मतलब है 10 से ज्यादा, तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले अप टू 1 मिलियन मॉलिक्यूलर वेट वाले ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन शुगर्स हैं, इनका जायका नहीं होता और ये पानी के साथ कोलाइड्स बनाते हैं। इनकी आगे 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अगर किसी पॉलीसैकेराइड के अंदर सारे यूनिट्स एक जैसे हों तो उसे होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। आपने होमोपॉलीसैकेराइड्स में पढ़ा होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनने वाला स्टार्च, या ग्लूकोज से बनने वाला ग्लाइकोजन, या ग्लूकोज से बनने वाले सेलुलोज, तो इनके अंदर सारे जो यूनिट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर आप और तरह की चीजें पढ़ेंगे, लाइक आप इसके अंदर पढ़ेंगे एगर जैसी सब्सटेंसेस। तो अभी हम मोनोसैकेराइड्स को देखते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने के लायक है, वो है इसके अंदर पाए जाने वाला फीचर दैट इज नोन एज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता है कि अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन उनकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उसे हम स्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे। यानी कि आप स्ट्रक्चर भी सेम बनाएं लेकिन फंक्शनल ग्रुप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं कर दें तो उसे हम कहेंगे कि ये स्टीरियोआइसोमर्स हैं। हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। इस डिटेल को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसको समझकर आगे चलते हैं। वो है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कैसी कार्बन होती है? ऐसी कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हो उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन से ही पता चलता है कि किसी शुगर के या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स। और उसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है 2 raised to power n। जिस तरह ग्लूकोज के पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन हैं तो ग्लूकोज के आइसोमर्स की तादाद होगी 2 raised to power 4 दैट इज इक्वल टू 16। समझने की कोशिश करते हैं और आगाज करते हैं सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट से जिसे हम कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है। एक एसिमेट्रिक कार्बन होने का मतलब ये कि इसके सिर्फ 2 आइसोमर्स, हम 2 स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसको रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो यहां पर आगे उसकी डिटेल आएगी। यहां पर मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, हम इसको देखकर आगे चलते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड ये हमारे सेल्स में ऐसे फास्फेट पाया जाता है। आपने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट पढ़ा होगा केल्विन साइकिल में, तो या फिर ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा होगा। इसी तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी फास्फेट के तौर पे आप पढ़ते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, तो ये इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। एरिथ्रोज ये मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और ये भी इंटरमीडिएट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। केल्विन साइकिल में वो जो आप पढ़ते हैं ना, जो रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, तो उसके अंदर एरिथ्रोज जो है ऐसे इंटरमीडिएट काम करता है। पेंटोजेस यहाँ पे काफी सारे लिखी है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज, जाइलोज, जाइलोलोज, लिक्सोज। तो इन सबको देखते हैं। राइबोज आरएनए में है, एटीपी में भी ये है, एनएडी में, एनएडीपी में। एटीपी का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप एक राइबोज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, राइबोज शुगर बनाते हैं। उसके कार्बन नंबर 1 पर आप एक नाइट्रोजनस बेस अटैच करते हैं यानी कि एडेनिन, और कार्बन नंबर जो 5 होती है इस पर आप फास्फेट ग्रुप्स अटैच करना शुरू करते हैं और आप कहते हैं एटीपी बन गया। तो ये आपके पास एक राइबोज शुगर है जो यूज हो रही है एटीपी बनाने में। इसी तरह एनएडी और एनएडीपी बनाने के लिए भी राइबोज यूज होती है। जो डीऑक्सीराइबोज है ये डीएनए में होती है। राइबोलोज, आपने राइबोलोज बिसफॉस्फेट सुना है केल्विन साइकिल में, 2 फास्फेट ग्रुप्स के साथ ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है और ये केल्विन साइकिल स्टार्ट इससे हम करते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है हेक्सोज बनाने के लिए। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के शंट के लिए भी ये यूज होती है। इसी तरह जाइलोज भी 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोज है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और गम्स में पाई जाती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे इनकी भी डिटेल आएगी। जाइलोलोज जो है ये यूरोनिक एसिड पाथवे में यूज होती है। अब यूरोनिक एसिड या ग्लूकोरोनिक एसिड जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लीवर ने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो उसके लिए ग्लूकोरोनिक एसिड चाहिए, तो वहां पर ये बहुत जरूरी है। फिर ग्लूकोरोनिक एसिड जरूरी है, एक चीज आगे आपने चल के पढ़नी है, ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स बनाने के लिए।
हाइलुरोनिक एसिड बनाने के लिए, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बनाने के लिए, जिनसे आपको बॉडी के कार्टिलेजेस बनते हैं, आपकी बोन्स के स्ट्रक्चर में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूरोनिक एसिड पाथवे में ज़ाइलोलोज जो है ये रिक्वायर्ड होता है। और ऐसे पर्सन्स जिनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उनके यूरिन में पेंटोसिस आना शुरू हो जाती है, 5 कार्बन वाली शुगर, तो उसके अंदर भी ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा होता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं पेंटोस्यूरिया। तो उनको लीवर का डिसऑर्डर होता है मोस्टली। इसी तरह लिग्जोस ये हार्ट मसल्स में है, ये हार्ट मसल्स में लिग्जोफ्लेविन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 6 कार्बन वाली शुगर्स आप पढ़ेंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, इनसे ज्यादा भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में एमसीक्यूज होते हैं, और एमसीक्यू तो किसी भी चीज से रेलेवेंट आ सकता है, तो आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार करना है। तो जो ग्लूकोज है ये बहुत सारे पॉलीसेकेराइड बनाने में यूज होती है, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और डाइसेकेराइड्स बनाने में भी ये यूज होती है, लाइक माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज, और फ्रूट्स में भी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल है हमारे लिए। डायबिटीज के पेशेंट्स की ये यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा होता है, और प्लांट्स की सेलुलोज में ये मौजूद है। ग्लैक्टोज भी इसी के जैसा है, इसे मिलता जुलता है, ये लैक्टोज में पाई जाने वाली शुगर है, मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकती है। अगर किसी पर्सन में ग्लैक्टोज डाइजेस्ट ना हो तो उसको बीमारी हो जाती है, ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं, ये भी लीवर डिसऑर्डर से रेलेवेंट है। मेनोज जो है ये प्लांट्स पॉलीसेकेराइड के तौर पर कंसीडर किया जाता है, या एनिमल्स में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स में है, तो ये बहुत सारे पॉलीसेकेराइड बनाने में रोल प्ले करता है। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है फ्रक्टोज को, ये शहद में होती है, फलों में होती है। सक्रोज का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइन्यूरिन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट आपने पढ़ा होगा, फ्रक्टोज भी एज ए इंटरमीडिएट आती है ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में। हेप्टोसिस 7 कार्बन वाली शुगर्स हैं, प्लांट्स में आप इसे पढ़ते हैं, और कैल्विन साइकिल में ये एज ए इंटरमीडिएट आती हैं। डाइसेकेराइड आपने 3 ज्यादा सुने होंगे, आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन 3 बेसिक हैं, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सक्रोज को चीनी बनाने के लिए यूज किया जाता है, टेबल शुगर कहते हैं। लैक्टोज मिल्क शुगर है, और जो माल्टोज है ये बार्ले में, जौ के अंदर या जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ये पाई जाती है। तो ये इन सबके अपने अपने फायदे हैं। सक्रोज जो है ये टेबल शुगर के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है। बच्चों के लिए ये एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और जिनके अंदर इसको तोड़ने वाला एंजाइम ना हो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, वो दूध नहीं पी पाते, दूध पीते हैं तो डायरिया हो जाता है या फ्लैटुलेंस हो जाती है। माल्टोज जो है ये एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, स्टार्च के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर स्टीरियोआइसोमरिज्म का जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हमारे पास रेफरेंस के तौर पर ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स बने हुए हैं, एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे बना है, एक में लेफ्ट साइड पे। अब ये जो कार्बन है, आप इसको पहले वाली कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके पास 4 मुख्तलिफ कंपाउंड नहीं है। एक तरफ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना दिया, एक तरफ हाइड्रोजन है, और एक तरफ ये बाकी का सारा जो चेन है वो मौजूद है। बाकी की सारी चेन को एज ए होल देखेंगे तो ये 3 तरह के कंपाउंड रखती है। तो ये आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसके पास इधर H है, इधर OH है, नीचे CH2OH है, ऊपर CHO है। तो इसके पास 4 मुख्तलिफ चीजें हैं, तो ये आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। आखिरी जो CH2OH है, इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम हो गई, एक OH आ गया और एक ऊपर कार्बन की चेन आ गई। यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम है। तो एसिमेट्रिक कार्बन सिर्फ ये कार्बन नंबर 2 है इनके पास। इसके पास OH ग्रुप राइट साइड पे है, इधर लेफ्ट साइड पे है। जहां राइट साइड पे इसको डेक्स्ट्रोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, जहां पे लेफ्ट साइड पे इसे लीवोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एसिमेट्रिक कार्बन पर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस हो, उनको स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। तो ये आपके पास स्टीरियोआइसोमर्स हैं, ये भी स्टीरियोआइसोमर्स हैं। अब इनकी आगे टाइप है डी टाइप, एल टाइप। डी टाइप वो होते हैं जिनमें टर्मिनल कार्बन जो है, यानी कि ये एल्डोकीटो ग्रुप से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये जो टर्मिनल कार्बन है, इससे पहले वाली कार्बन में अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है तो हम उसे डेक्स्ट्रो शुगर कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो हम उसे लीवो कहेंगे। तो ये डी आइसोमर्स और एल आइसोमर्स हैं, तो आप इनके लिए डी और एल आइसोमर्स के वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद जस्ट आप इनको डी और एल कह लें, डेक्स्ट्रो लीवो के लिए आगे हम स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। ऐसी शुगर्स जिन पर अगर आप पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करें और वो उसको राइट साइड में रोटेट कर दें, तो इनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी पॉजिटिव
इनको एल पॉजिटिव भी कहते हैं, डी पॉजिटिव भी कहते हैं, तो उन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स का नाम देते हैं। और जो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करें उन्हें लीवो रोटेटरी कहते हैं। माइंड को करें इजी, आसानी से समझें कि आपके पास कोई मोनोस्क्राइड है और अगर उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन से पहले राइट साइड पे है तो आप उसे डी टाइप कह देते हैं, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो एल टाइप कह देते हैं। दूसरा ही कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, कि जब इन पर पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करती है तो या तो ये उसको राइट साइड पे रोटेट कर देते हैं या लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे रोटेट कर रहे हैं तो ऐसी शुगर्स को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें लीवो रोटेटरी कहेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए जो सिंबल यूज होता है वो डी प्लस या फिर एल प्लस यूज होता है, और लीवो रोटेटरी के लिए डी नेगेटिव या फिर एल नेगेटिव ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। नेचर में जो ज्यादा मोनोस्क्राइड्स पाए जाते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, स्पेशली मैमेलियन टिश्यूज में। इसलिए हमारी बॉडी में जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो भी इन्हीं की डाइजेशन के लिए मौजूद होते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो का कांसेप्ट हो गया। फिर कहते हैं सम टाइम आपके पास एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो आइसोमर भी उतना है, लीवो भी उतना ही है, तो उसको हम डीएल मिक्सचर कह देंगे। वो जितना लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेगा उतना ही लेफ्ट साइड पर, तो आपको उसमें ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी नजर नहीं आएगी क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप जो मोस्टली ग्लूकोज यूज करते हैं वो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होती है, इसलिए उसे डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। मेडिकली जो डॉक्टर्स होते हैं उसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एल्डोसिस, ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अगेन बताता चलूं कि ये एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सब्जेक्टिवली नहीं देखते, आप एक एक लाइन को इंपॉर्टेंस देते हैं और किसी पॉइंट को इसलिए नहीं स्किप कर देते कि ये आपको कम समझ में आया है। अगर कम समझ में आया तो ज्यादा और उस पर टाइम इन्वेस्ट करें और उसको समझें, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में उन्होंने सिंगल लाइन एमसीक्यू देना है और वो किसी भी लाइन से आ सकता है। और वैसे भी एक अच्छा टीचर बनने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखा करें। तो यहां पर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एल्डोसिस से, और इंशाल्लाह हम ये कार्बोहाइड्रेट्स को और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनफैक्ट बायोकेमिस्ट्री के मुश्किल जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इसी तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।